हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हूं आज। अरे, भारत की मिट्टी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बंदा बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट रहा है और मिट्टी देखकर ये कुछ ऐसे डायलॉग मारेगा, ये मिट्टी मेरी माँ है, तो आप जाके बॉर्डर मूवी देखिए। यहाँ हम आपको भारत की मिट्टी, उसके प्रकार और उसके तत्वों के बारे में बताएंगे। निसंदेह सबसे पहले मिट्टी और मातृभूमि, उससे पहले कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक अलग है, हम दूसरे विषय के बारे में पढ़ेंगे। अरे, ये क्या है? गधा, घोड़ा, खच्चर, कुत्ता, क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये टॉपिक शुरू करने के पहले एक इंटरेस्टिंग कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं, जिससे आपको मिट्टी और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके महत्व के बारे में पता चलेगा, ताकि आज का टॉपिक जो है वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आपको जानवर दिख रहा है, ये घोड़ा है और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आइसलैंड में पाया जाता है। इनकी लंबाई, ये फुल ग्रोन है, इनकी पूरी लंबाई ही इतनी है। ठीक है, अमेरिका के लोग जब पहली बार आइसलैंड गए, कुछ लोग गए थे, उन्होंने देखा ये तो कुत्ते के साइज का घोड़ा है, तो क्यों नहीं इसको हम अपने देश ले चलते हैं, वहां ले जाएंगे और वहां लोगों को तरह तरीके से इसको दिखाएंगे, देखने के चार्जेस लगाएंगे, इस पर बैठने के चार्जेस लगाएंगे, लोग आएंगे कुछ अजूबी चीज देखकर। वो ले गया, उसने सोचा बढ़िया बिजनेस है, ठीक ठाक संख्या में ले गया 10-20 कि फिर ये प्रजनन करेंगे और आगे इसी को फिर हम दिखाते रहेंगे। वो जब वहां पे ले गया, जो अगली पीढ़ी आई घोड़ों की, वो फुल साइज की, जैसे नॉर्मल घोड़े होते उस साइज के। अब उसको समझ में नहीं आई, इतना पैसा खर्च किया, वहां से आइसलैंड से मंगवाया अमेरिका में अपने यहाँ घोड़े, और उसका कोई फायदा नहीं। फिर वो किसी साइंटिस्ट जो उसका दोस्त था, ज्योग्राफर था, उससे जाके उसको मिला कि ऐसा क्या है। तो उसने बोला कहाँ से लाया अपने घोड़े? बोला आइसलैंड से लाया। बोला भाई, वहां पे जो मिट्टी में तत्व पाए जाते हैं वो इतने पोषक नहीं होते हैं कि यहाँ का जो घोड़ा है, जो वहां से घास खाता हो और जो भी चीजें चरता होगा, उससे उसको उतना पोषण मिलता हो कि वो ऊपर उतना लंबाई उसकी बढ़ सके। जैसे आपने अपने पास लाया, यहाँ पे आपने इसको प्रेरी के गेहूं खिलाए होंगे और इस तरह की चीजें खिलाई, तो इसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होगी और ये पूरा फुल साइज का हो गया। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि मिट्टी के पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के जानवर कैसे हैं, उनका क्या साइज है, उसमें बहुत बड़ा रोल मिट्टी का और उसके पोषक तत्वों का भी है। तो अब हम शुरू करते हैं आगे का चैप्टर, परिभाषा। तो परिभाषा जैसा कि आप देख रहे हैं, महाद्वीपीय भूपृष्ठ, मतलब कॉन्टिनेंटल जो जमीन है उसकी भूपृष्ठ, जो ऊपर की, सबसे ऊपर की जो परत है, ठीक है, जो सबसे ऊपर की परत है, जो असंगठित है, वो पत्थर के रूप में नहीं है, चट्टान के रूप में नहीं है, वो जो परत है उसी को हम मिट्टी कहते हैं। ठीक, अगर वो चट्टान होगा, एक कहीं पे आप देखते होंगे कि ऊपरी परत ही चट्टान होती है, तो वो मिट्टी नहीं है। ठीक है, जो उसमें भुरभुरी सी होगी या अलग अलग तरह की होगी, मिट्टी का अलग अलग प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, जो संगठित होगी, अनकॉन्सोलिडेटेड होगी, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा भी परिभाषा है, भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत। ठीक है, जो सबसे ऊपर का परत है, जो वनस्पतियों को उगने के लिए जीवांश और खनिजांश प्रदान करता है। तो जो भी वनस्पति वहां उगेंगे, जो भी वेजिटेशन होगा, जो भी पत्ते पेड़ पौधे उगेंगे, उसके लिए जो खनिज लवण चाहिए और जो जीवांश चाहिए, जो ऑर्गेनिज्म चाहिए, जो ह्यूमस चाहिए, वो जो चीजें चाहिए, जो पानी चाहिए, वो कौन उपलब्ध करवाएगा? वो ये उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, मिट्टी जो उपलब्ध करवाएगा उसको हम मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है भाई? तो ये 3 चीजों का सम्मिश्रण है। मृदा रॉक्स, ठीक है, शैल, मतलब ये शैल जो रॉक्स है, उसका मलबे जो कहीं कहीं से कट पिट के आए, कभी पानी ने लाया, कभी हवा ने लाया, कभी ग्लेशियर ने लाया, अलग अलग तरह से वो आए, और जैव सामग्री जो उसमें ह्यूमस आए, कोई पेड़ मर गया, पत्ते झड़ गए, वो उसमें गिर गया, कोई कीड़े मकोड़े मर गए, कोई जानवर उसमें मर गया, वो धीरे धीरे उसमें सरगल गया, और भी जो जो चीजें उसमें जहां से भी आते गए वो उसमें मिलते गए। खाना हमने फेंक दिया, खाना उसमें डिकम्पोज हो गया, वो सब बन के जो तैयार हुआ, उन चीजों का एक सम्मिश्रण है मृदा। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह पर एक पतली परत के रूप में
अपक्षय, विदरिंग और अपरदन, इरोजन द्वारा हजारों वर्षों में तैनात होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने मिट्टी के जो जो तत्व पाए जाते हैं वो सारे इकट्ठा किए और आज आपने जमा कर दिया। बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमने पढ़ लिया ऐसे ही ज्योग्राफी में कहीं पे किताब में, 5, 7, 10 साल के रहे होंगे कि ये चीजें मिलने से मिट्टी तैयार होती है। वो सारी चीजें हमने मिलाई और उसके बाद में अगले दिन देखने गए, बोले अरे अभी मिट्टी नहीं हुआ, ये तो जो चीज हमने छोड़ा था वही की वही पड़ी हुई है। फिर हमने किताब को दोबारा खोला, बोला उसमें हजारों साल। बोले अब हजारों साल कौन इंतजार करेगा, तो वो तो हम बनते नहीं देख पाए मिट्टी, लेकिन आप प्रक्रिया समझिए कि कैसे बनती है मिट्टी। ठीक है, तो हजारों वर्षों में तैयार होती है। ठीक है, इसके मुख्य घटक, इसके मुख्य जो उसमें चीजें होती हैं, तो वो क्या होती है, खनिज के कण हो जाएंगे, मिनरल्स, ह्यूमस आपको बता दिया गया, जल और वायु, ये चारों चीजें मिलके ये मुख्यतः बनती है। ठीक है, वनस्पति और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस अभी आपको एक्सप्लेन किया गया है वो क्या चीज है। तो जो सड़ा गला अंश होता है, वनस्पति, जीव जंतु, ये सारी चीजें जब मिलकर सम्मिश्रित होकर एक चीज बनती है तो वो ह्यूमस कहलाती है। वो कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, वो ऐसे ही बस आपको जानकारी के लिए लिख दिया गया है। और क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से मिट्टी कैसी होगी, क्या होगा, कैसे बनेगा, कितना समय लगेगा, ये सारे फैक्टर जो जिसके द्वारा ये तय होता है वो है उच्चावच, टेरन। ठीक है, जनक सामग्री मतलब किस चीज की बनी है, कैसे पत्थर उसमें लगे हैं, क्या लावा जो चट्टान है, इग्नियस रॉक्स हैं, वो वाले आग्नेय चट्टान है, या वो मिट्टी जो है नदियां काट के ला रही है वो वाले अपरदित जो चीजें हैं वो हैं। तो वो क्या सामग्री है, उसकी बेसिक सामग्री क्या है, तो उस पर भी निर्भर करता है कि ये कैसा होगा। उसके बाद में जलवायु कैसी है, वहां पे ठंड गर्मी ज्यादा, जैसा होगा जलवायु उसका असर मिट्टी बनने में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ कैसी चीजें उगती हैं, कैक्टस उगता है, पेड़ उगते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो इन सारी चीजों का क्योंकि उसमें ह्यूमस मिलेगा, तो उसमें जिस तरीके का ह्यूमस मिलेगा, पेड़ का जो कंटेंट आएगा उसी तरीके के लिए अगली बार मिट्टी तैयार होगी। तो ये सारी चीजें, जीव रूप और समय, ये सारी चीजें जब लग के तैयार होती है तो फाइनली मिट्टी का इन सारे फैक्टर के आधार पर तैयार होता है। पहले तो इतने ही फैक्टर होते थे, अब आज के जमाने में आपको पता है कुछ भी इंसानों ने छोड़ा नहीं, तो मानवीय क्रिया भी अब इसमें शामिल हो गई है। ठीक है, मृदा की परतें है ना, तो मृदा की जो परत है आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इससे प्रश्न आपको डायरेक्ट आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑलरेडी आपका, इससे आप किसी भी एग्जाम में जहां भी ज्योग्राफी आप जो पूछा जाता है उसमें एक प्रश्न आने की संभावना रहती है, और जितनी बातें आज आपको बता दी जाएंगी उसी से प्रश्न आएगा। इसलिए इस क्लास को आप लोग सीरियसली देखिए, अच्छे से देखिए, किसी भी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपके यहां से रखे हुए हैं। ठीक है, आपको देखना है, समझना है, याद करना है और एग्जाम में जाके हासिल कर लेना। तो मिट्टी की परतें, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग परत यहाँ पे बनी हुई है, ये अलग परत 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 है और ये अलग परत है, इतनी सारे हैं। यहाँ पे उसका नाम दे दिया गया है OAEBCR। ठीक है, अलग अलग नाम है इसका। हिंदी में उसको सिंपली और शॉर्ट टर्म में क्या किया, क, ख, ग और जनक चट्टान, ये 4 हिस्सों में हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या है ये हम इसको समझेंगे। सबसे जो निचली परत है वो क्या है, बेड रॉक। ठीक है, जनक चट्टान, जहां से इस मिट्टी का जनक हो रहा है, जहां से वो आके धीरे धीरे टूट के, कोई बड़ा चट्टान रहा होगा, धीरे धीरे अपरदित हुआ, अपक्षय हुआ उस पे, तो ये जब चीजें होती गई तो वो मिट्टी टूटती गई। तो बेड रॉक है जो अनविदर्ड पेरेंट रॉक बोल रहे हैं, अब अक्षयी जो अब जिसका अपक्षय नहीं हुआ है वो वाली है। ठीक है, ये समूची की समूची अपनी रॉक है, दिख रहे हैं आप, बड़े बड़े पत्थर है। ठीक है, इसके ऊपर है जो कंपैरेटिवली यही वाला रॉक है, ये टूटा है। ठीक है, छोटा छोटा आपको दिख रहा है, यही चीज है ना। इस पे पानी ने अपना बल लगाया, हवा ने अपना बल लगाया, और भी किसी चीज का प्रेशर आया, गर्मी हुई तो वो फैल गया, ठंड आई सिकुड़ गया, वो धीरे धीरे समय के साथ कमजोर हुआ, अन्य फैक्टर लगते लगते वो छोटा छोटा टूटा, तो उसको वो पेरेंट रॉक है, पार्टली वेदर्ड रॉक है। हम हिंदी में भी देखेंगे, आप परेशान ना हो, हम दोनों चीज बताएंगे आपको। ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, ऐसे ऐसे करके ये बन गया। तो ये इसके ऊपर में लेटा हुआ, जो सबसे नीचे हुआ है उसका क्या बोले, बेड रॉक, जो सबसे नीचे वाली लेयर हो गई। उसके नीचे उसके ऊपर वाला क्या हो गया, पेरेंट रॉक। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो लेयर है उसको सब सॉइल बोलते हैं। ठीक है,
सॉइल के बीच का हिस्सा है, ठीक है। ये नीचे और ऊपर दोनों के बीच का हिस्सा है ये। तो ये जब क्या कहते हैं, ये दोनों से कनेक्टेड, दोनों के कनेक्शन का काम करता है, ये नीचे का भी और ऊपर का भी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डिपोजिटेड मिनरल और मेटल सॉल्ट, ऊपर से जो डिपोजिशन हो के पहुंच रहा होगा वो यहां तक पहुंच रहा होगा, और नीचे से जो चीजें जा रही होंगी वो फिर यहां पहुंच रही होंगी। तो ये बीच में, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है, ठीक है। उसके बीच में एक छोटा सा लेयर है जिसको कहीं पढ़ते हैं कहीं नहीं पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एलुविएशन लेयर, ठीक है। लिच्ड मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर, इसमें मतलब मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर ही है मुख्यतः, एक पतली सी लेयर बनी हुई है ये चीज की, जिसमें सारे मिनरल जमा हो गए हैं, ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गए हैं, जो पेड़ जिससे डायरेक्टली खींच रहे हैं, ठीक है। और अब जो है ये दोनों जो लेयर है ये सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, ठीक है। पहला लेयर है ओ लेयर, ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं, जिसमें ह्यूमस पाया जाता है ऊपर वाला। आप जहां भी देखते होंगे घास होंगे, घास के अंदर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे, वो मर गए होंगे, वो जिंदा होंगे, वो पत्ते झड़ गए होंगे। जो ऊपरी लेयर है सबसे पतली वाली लेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमस का लेयर, ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर। और ये जो दूसरा है जो टॉप सॉइल, ठीक है, ये आप देख रहे हैं टॉप सॉइल, ठीक है। तो इसका जैसा कि नाम ही है टॉप सॉइल, ऊपर की लेयर की मिट्टी की, ठीक है। मिनरल्स और ह्यूमस, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण लेयर होता है कभी भी मिट्टी का। यहीं पे आपका डिसाइड होता है कि मिट्टी कैसी रहेगी और वो कितनी उपजाऊ है और उसके अंदर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हिंदी में हम देखते हैं, बढ़िया से समझना, हिंदी में शॉर्ट में चीजों को बताया गया है, ठीक है। यहाँ आपको पूरा डिटेल में एक एक लेयर बताया गया है, तो आप नाम रट सकते हो, याद कर सकते हो हिंदी में उसी को ट्रांसलेट करके मुख्य जो बड़े बड़े टॉपिक है वो आपको सिंपली हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। कॉ लेयर जो कि आपका ए लेयर था, ये वाला टॉप सॉइल वाला लेयर, ठीक है, इसी को कॉ लेयर बोल रहे हैं। पौधों के विकास के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ, खनिज, पोषक तत्व और जल, ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जा रही हैं, ठीक है, स्पष्ट है। ये सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। जब भी अपरदन हो रहा है, कहीं भी अपक्षय हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इसी चीज का हो रहा है, ठीक है। कई बार इरोजन होकर ये पूरा लेयर गायब हो जाता है, तो वो जो जमीनें बंजर हो जाती है, ठीक है, किसी काम की नहीं रह जाती। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। उसके जो जस्ट नीचे वाला लेयर है खॉ लेयर, जो सब सॉइल वाला आपको बताया गया था यहाँ पे, तो वो क्या है, कोर गो दोनों से पदार्थ प्राप्त करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ऊपर से भी वो दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। ऊपर से जो जो पदार्थ जा रहे हैं वो वहां जमा होंगे, और नीचे से जो जो पदार्थ जा रहे हैं वो भी वो नीचे से खींचेगा, अवशोषित करेगा। तो जब यहाँ की इसकी जड़ें आएंगी पेड़ की, तो यहाँ पे ये उसको सारा पोषक तत्व दे सकेगा। तीसरा जो गॉ लेयर है, जो पेरेंट रॉक वाला लेयर है, रचनाजनक सामग्री से, मतलब ये रचनाजनक है, यही जो पेरेंट रॉक है जिसकी ये मिट्टी बनी हुई है। जो पहले बड़ा पत्थर रहा होगा, टूट टूट के मिट्टी का रूप आया, ये पता नहीं कितने साल लगे, हजारों साल, लाखों साल, ठीक है। तो मृदा निर्माण की सबसे प्रथम अवस्था यही है। जैसे ये बड़ा वाला आप रॉक देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला जो लेयर है, तो ये भी मृदा नहीं बना, ये सिंपली रॉक है। इसमें जब टूटना चालू हुआ, छोटे छोटे पत्थर होने चालू हुए, तो इस अवस्था में, अगली अवस्था में गया, तो वो मृदा निर्माण का सबसे पहला अवस्था है। वो कौन वाला है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, मृदा निर्माण की सबसे पहली अवस्था कौन सी मिट्टी की लेयर होती है, क ख ग, तो उत्तर आपको मारना ग, सी, पेरेंट रॉक, ठीक है। जनक चट्टान जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है। टॉपिक बड़ा है, ध्यान से लगे रहिए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा तेजी में खींचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ाना है। मिट्टियों का वर्गीकरण, ठीक है, मिट्टियों को अलग अलग तरीके से हमेशा बांटा गया है। पुराने जमाने में सीधे दो तरह की मिट्टियां होती, एक जो उपजाऊ है, एक जो अनुपजाऊ है, ठीक है, जिससे नहीं होता है, जिससे खेती कर सकते हैं, जिस पर नहीं कर सकते, सीधी सी बात। तो उसको सीधे बोल देते थे उर्वर, ऊसर। ऊसर मतलब जहां खेती नहीं हो सकती, उर्वर। फिर 16वीं शताब्दी के आसपास में थोड़ा सा इसके बारे में लोगों ने संज्ञान लेना चालू किया, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हो सकता है पहले और भी रखते होंगे वर्गीकरण, लेकिन 16वीं शताब्दी से, सॉरी,
उसकी विशेषताओं के आधार पे उसका नामकरण करना किया जाने लगेगा। क्या इन विशेषताओं के आधार पे कैसी दिखती है, किस तरह की फसल उगती है, क्या उसमें किस तरह के तत्व हैं, इसके आधार पे जो भी नाम है, जैसे बालू जिस मिट्टी में ज़्यादा गई पाई गई तो बलुई हो गया, जो दोमट मिट्टी हो गई तो दोमट हो गया, तो मृणमय जिसमें हो गया, पांशु हो गया। तो ये इस तरह के जो नाम है वो देखने और उसके आधार पे सीधे बाह्य लक्षण के आधार पे कर दिए गए। फिर आज़ादी के बाद में भारत में क्या कहते हैं, आईसीएआर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चर रिसर्च का कृषि के अनुसंधान का भारत का सबसे सर्वोत्तम संस्थान है हमारी, ठीक है। तो इसने अमेरिका यूएसडीए, अमेरिका राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने अपना जो वर्गीकरण किया था उसके आधार पर वर्गीकरण करना चालू किया, ठीक है। तो ये जो वर्गीकरण है इसमें ये बड़े अजीब से नाम है जो आपको याद करने हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे और आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके आधार पे मिट्टियों के नाम दिए, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, एरिडिसो एरिड, एरिड मतलब बालू वाली, ठीक है, बालू वाली मिट्टी होती है एरिडीसोल्स। तो वैसे ही अलग अलग फीचर के नाम पे उन्होंने इसके सबके नाम दे दिए, अल्टीसोल्स, मॉलिसोल्स और बाकी अन्य मिट्टियां, ठीक है। इतने कैटेगरी में इसने मिट्टियों को बांट दिया, 8 मिट्टियों टुकड़ों में, ठीक है। तो यही 8 जो नाम है इसके जो हिंदी में नामकरण होंगे उसके आधार पे हम आगे देखेंगे, ठीक है। इंसेप्टिसोल जो है ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। वैसे ही एंटीसोल आ जाएगा, वैसे ही एल्फीसोल हो जाएगा, वर्टिसोल होगा, अलग अलग टाइप के जो हम आगे पूरा 8 टाइप को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है इंसेप्टिसोल का, लगभग 40% जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी है भारत में। उसके बाद में 28% में ये काली मिट्टी वाला हो गया एंटीसोल्स, ठीक है, काली मिट्टी वाला इलाका हो गया। उसका डेल्फीसोल्स हो गया आपका लाल मिट्टी, और ऐसे करके वर्टिसोल्स, एरिडीसोल्स ये रेगिस्तानी मिट्टी, ऐसे करके ये आपके टोटल 100% दिखाए गए। इस चार्ट को आपको याद करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये 1994 का है, पॉइंट में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ भी गए होंगे, ठीक है। तो मिट्टियों का वर्गीकरण, अब जो वर्गीकरण हो गया, इस मैप को आप ध्यान से देख लें, ये मैप आपको हर जगह काम आएगा, आपको दिमाग में यही बनाएगा। आगे मैं जब बताना चालू करूंगा तो आपको ये मैप में ध्यान रखना है कौन सी चीज कहां पे है, ठीक है, कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है। तो ये अलुवियल सॉइल है, देख रहे हैं, इसी का 4 प्रकार डाल दिया गया है, वो चारों प्रकार हम पढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इधर भी पाया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ भी पाया जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेल्ट में। तो इसी का 4, इसी में और भी है, ये वाला मतलब ये चारों जो है, ये वाला भी उसी का है, ये भी उसी का है ऑलमोस्ट, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है। तो ये सारे कर करके जो है जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा आप देख रहे हैं सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, वो इतना सारा आप देख लो, ये इतने तरह का, ठीक है। तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये काली मिट्टी का इलाका है। काली मिट्टी दूसरी सबसे ज्यादा मिट्टी है जैसा कि आपको बताया गया। तीसरा है रेड सॉइल, ये वाला जो हिस्सा है ये रेड सॉइल का है ना। तो ये जो है ये रेड सॉइल हो गया आपको। उसके बाद में है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कहीं कहीं, ये देखिए आपको दिख रहा है पश्चिमी घाट पे, और भी ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है लेटराइट सॉइल। तो जो पहाड़ी इलाका होगा वहां पे आपको लेटराइट सॉइल दिख जाएगा। उसके नीचे फिर फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, तो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल कहाँ होगी बताने की जरूरत है, पहाड़ी इलाके में होगी, ठीक है। जहां भी पहाड़ी इलाका होगा ज्यादा वहां पे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल होगी। उसके बाद में अरिड सॉइल, अरिड मतलब बालू वाली सॉइल, ठीक। तो ये वाला जो इलाका है, जो रेगिस्तान वाला इलाका है, वो हमारा हो जाएगा। फॉरेस्ट वाला कहाँ होगा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन वाला कहाँ होगा, जहां पर्वत हो जाएंगे। उसके बाद में सेलाइन, नमकीन मिट्टी जो है वो, और अल्कलाइन मिट्टी, वो क्या होगा जहां पे डेल्टा होंगे। ये जो इलाका आपको दिख रहा है इस तरीके का, ये डेल्टा वाले क्षेत्र जो होंगे वो ऐसे जगहों पे ये सेलाइन मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका आखिरी जो है पीटी एंड मार्सी सॉइल, तो जहां दलदली क्षेत्र होगा, ये देख लो तराई का जो क्षेत्र है यहाँ पे ये
पीटीएन मार्सी सॉइल हो जाएगा। तो ये मैप आपने देख लिया, इसको दोबारा भी देखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब बढ़िया से देखें, समझें और इसको बार बार अपने एटलस में भी देखें, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो, वही जो 8 प्रकार मैंने आपको बताए वो आप यहां भी देख सकते हो। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, ठीक है, लाल और पीली मृदा, लेटराइट, शुष्क, लवण, पीटमय, वर्ण, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के मृदाओं में बांटा गया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम आगे देखेंगे किस मृदा की क्या खासियत है, ठीक है। तो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा है वो है जलोढ़ मृदा, है ना, अलूवियल सॉइल भी जिसको कहते हैं। और इसका विस्तार जो है भारत में लगभग कितना है, 40%। सबसे बड़ा हिस्सा यही है, सबसे उपजाऊ जमीन है, जहां भी नदियां हैं, जहां भी मैदान है, सब जगह ये पाई जाती है, ठीक है। और ये भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, इतनी आसानी से फसलें होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अंदर में क्या क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं इसमें जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। एक तो कम होते हैं जिसकी वजह से एनपीके वगैरह आप देखते होंगे थोड़ा सा इसमें डाला जाता है, और उसकी वजह से फिर ये हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो विस्तार आप देख लीजिए 40% भाग में है। उत्तर का जो विशाल मैदान है अपना, नदियों की घाटियां हैं, डेल्टा का जो भाग है, उन सब जगहों पे ये पाया जाता है। स्पष्ट है। निर्माण इसका कैसे होता है, नदियां अपने साथ जो मिट्टी काट काट के ला रही हैं, मैदान में डिपॉजिट कर रही हैं। आपको पिछले क्लासेस में भी बताया गया है, जहां पर नदियों के फॉर्मेशन और मैदान के फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया था। मैदान के फॉर्मेशन वाला जो क्लास है, ये टॉपिक आपको उसमें पूरा बढ़िया से कवर था, फिर मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो नदियां आ रही है अपने साथ में मिट्टी काट काट के पूरा डिपॉजिट कर रही है, एकदम प्लेनेस्ट मैदान बना रही है पूरी दुनिया का, ठीक है। तो ये जो मिट्टियां, जो वो मिट्टी आ रही है कहां से ला रही है, नदी अपने साथ साथ में काट काट के अपरदन कर करके वो ला रही है, ठीक है। वो डिपॉजिट कर रही है, जमा कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसमें क्या क्या तत्व कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की, एनपीके, ठीक है। एनपीके जब डालते हैं ना, वो देखते हो किसान एनपीके करते रहते हैं, एनपीके खाद डाल दिया, यूरिया डाल दिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भी थोड़ी कमी है इसमें, ठीक है। इन तीनों चीजों की कमी है इसमें। और पोटेशियम और चूने का पर्याप्त जितना होना चाहिए उतना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है जलोढ़ मृदा में, ठीक है। और ह्यूमस की भी थोड़ी कमी है। इसको 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। क्या है, भावर, भावर मृदा। जो 4 हिस्से कौन कौन से हैं, जो 4 हिस्से हमने गंगा के मैदान के पढ़े थे, ठीक है। तो भावर, तराई, खादर, बांगर, ठीक है। ये चारों, यही चारों प्रकार की मृदा भी होगी। भावर में आपने क्या पढ़ा था कि वो बड़े बड़े छोटे छोटे चट्टान होते थे, क्योंकि वो जस्ट तलहटी का इलाका होता था, हिमालय के नीचे का रॉक टूट के आए थे, लेकिन पूरी तरह से उनका अपरदन इरोजन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से थोड़े छोटे छोटे चट्टान थे। उसके बाद में तराई वाला जो इलाका था वो क्या था, वो उसमें चट्टान और छोटे हो गए थे, लेकिन और वो दलदली हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो भावर से छोटे उसके टुकड़े थे पत्थर के, लेकिन पूरी तरह से मिट्टी कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद में बांगर आपने पढ़ा था। बांगर को याद करने का मैंने तरीका बताया था, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं तो संजय बांगर एक क्रिकेटर हुआ करते थे। बांगर बहुत पुराने क्रिकेटर हो गए, 15-20 साल पहले क्रिकेट खेलते थे। तो बांगर मतलब पुराना, तो पुरानी मिट्टी मतलब बांगर, नई मिट्टी मतलब भावर, ठीक है। तो ये खादर, ठीक है। तो नई मिट्टी खादर, नई मिट्टी कहां से आती है, नई मिट्टी आती है बाढ़ से। जब बाढ़ आएगा कहीं पे, वो अपने साथ में डिपोजिशन करके मिट्टी काट के कहीं से लाएगा और वहां पे डिपॉजिट करेगा, ठीक है, जमा करेगा, तो उसकी वजह से नई मिट्टी आएगी, ठीक है। तो जहां बाढ़ आता होगा वहां पे कौन सी मिट्टी होगी, कौन सी मिट्टी होगी, ठीक है। और जहां पे क्या कहते हैं बाढ़ कभी नहीं आता होगा वहां पे कौन सी हो जाएगी, बांगर हो जाएगी। स्पष्ट है ना। तो ये चीजें पहले भी बताई गई हैं, और अब उसी चीज को जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया उसको एक बार रीड आउट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से उसमें और जो फैक्ट है वो मिस ना हो। पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे कंकर, पत्थर और अवसादों का निक्षेपण होता है, ठीक है, डिपोजिशन होता है। चूना, सोडियम, पोटास और फास्फोरस की मात्रा इसमें सफिशियंट होती है। तराई वाले में महीन कंकर, रेत, चिकनी मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। वहां पत्थर बड़े थे, यहाँ थोड़े छोटे हो गए, मिट्टी क्या हो गई, चिकनी हो गई, कंकर
महीन हो गए और रेत भी पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें जल अधिग्रहण क्षमता जो है इसमें ज्यादा है, ये पानी अपने अंदर ज्यादा सुखा सकता है। चिकनी मिट्टी है ना, तो चिकनी मिट्टी है और छोटे छोटे पत्थर भी हैं, तो उसके बीच में इंटर स्पेस जो है दोनों तत्वों के बीच में, मिट्टियों के बीच में, वो ज्यादा है, तो उसमें पानी ज्यादा जमने की संभावना रहती है। ठीक है, पानी ग्रहण की संभावना ज्यादा। तत्व क्या है, चूने की मात्रा अच्छी है, और इसके लिए यहाँ पे गन्ने की कृषि होती है। आप देखते होंगे जो भी तराई का हिस्सा है भारत का, वहां पे क्या कहते हैं, बड़ी मात्रा में गन्ने की कृषि की जाती है। ठीक है, उसके अलावा बांगर मृदा, बांगर मृदा जो है पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा है। अभी आपको बताया गया बांगर मतलब पुराना क्षेत्र, सतलज एवं गंगा के मैदान का ऊपरी भाग स्पष्ट है, और तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में। ठीक है, नदियों का जो बीच का इलाका हो जाएगा, और क्या कहते हैं, जहां पे बाढ़ नहीं आता हो वो वाले क्षेत्र जो हो जाएंगे, वो हो जाएगा। सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, उसकी वजह से इसका रंग जो है काफी डीप होता है, गहरा होता है। ठीक है, और इसमें मिट्टी और बालू, चीका और जो चिकनी मृदा है और बालू, दोनों की मात्रा लगभग बराबर है। शुरू वाले में क्या, पत्थर ज्यादा है, दूसरे वाले में रेत की मात्रा ज्यादा है, तीसरे वाले में बांगर तक आते आते क्या हो गया, दोनों लगभग बराबर हो गए। बांगर मृदा की सतह के नीचे चूने की गांठें होती हैं, जिसको कंकड़ कहते हैं। ठीक है, चूने की छोटे छोटे गांठें होंगी मृदा के नीचे के लेयर में। ठीक है, और रबी फसलों के लिए यह उपयुक्त है। ठीक है, रबी फसल आप जानते हैं, रबी कौन से फसल होते हैं, गेहूं वाला जो सीजन होता है उसमें जो फसल होते हैं। अगर आपको रबी और खरीफ में कभी भी कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। आर का दुश्मन है, आर का दुश्मन, आर फॉर रबी, आर फॉर राइस, मतलब आर वाले रबी वाले सीजन में राइस नहीं होगा, राइस नहीं होगा तो क्या होगा, गेहूं होगा, और गेहूं के साथ वाली जो फसलें होंगी। ठीक है, तो ये हमको हमेशा याद रखना है। गेहूं, तिलहन, दलहन, मक्का, इस तरह की फसलें इसमें बहुतायत में होती है। अब आपका जो जलोढ़ मिट्टी का आखिरी प्रकार है खादर। खादर में क्या है, यह नवीन जलोढ़ मृदा है, नहीं है। ठीक है, आपको पहले ही बताया जा चुका है, और प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, उसका पानी वहां पहुंचता है। सिल्ट और क्ले तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में, क्योंकि इसमें डिपोजिशन बार बार हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ सिल्ट और क्ले जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, रंग इसका हल्का होगा, क्योंकि हर साल वो मिट्टी आ रही है और उसके ऊपर एक नई लेयर बन रही है, तो रंग जो है कंपेरेटिवली इसका हल्का होगा। ये कहाँ होगा, गंगा का जो नीचे का मैदान है जहाँ बाढ़ ज्यादा था, ब्रह्मपुत्रा की भी और डेल्टा के क्षेत्र जो है वहां पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खरीफ फसलें, आर का दुश्मन था, तो आर मतलब राइस जो है रबी में नहीं होगा, तो वो कहाँ होगा, खरीफ में होगा। तो चावल काफी अच्छी मात्रा में होगा, और जूट भी होगा यहाँ पे। अब हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, उसको कौन सी मिट्टी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी भी। ठीक है, रेगूर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो बसाल्ट चट्टाने जो थी, ज्वालामुखीय जो चट्टाने थी, तो उस वाले हिस्से से उसका क्या कहते हैं, उससे ये बना है। ठीक है, तो वही जब धीरे धीरे समय के साथ में टूटता गया, कण बारीक होते गए, तब जाके इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये काला क्यों हुआ, ये टर्म आपको याद रखना है, रिटानीफेरस लवण, रिटानीफेरस लवण की वजह से काली मिट्टी काली होती है। ठीक है, इस मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, गीली होने पर काफी चिपचिपी शुष्क हो जाती है ये। ठीक है, जब गीला होगा तो पूरा एकदम चिपचिपा सा हो जाएगा, और जैसे ही सूखेगा तो एकदम सूख के एकदम पूरा ये हो जाएगा। तो आप जो भी देखते होंगे कि कहीं सूखा पड़ा है, या कहीं की फोटो आती होगी आपको टीवी में जहां सूखा पड़ा हुआ है, तो अक्सर देखोगे आप वो काली मिट्टी वाला इलाका होगा, जहाँ की मिट्टी पूरी फट जाएगी। ठीक है, फटी भी लगेगा जैसे पता नहीं कब से बारिश नहीं हुई है वहां एक तो ऑलरेडी पानी कम पड़ता है, वो आप जानते हो प्रायद्वीपीय इलाके में ये होता है, और वहां बारिश कम होती है। और उसके बाद से इसकी हैबिट भी है कि ये सूखने के बाद में सूख जाता है, तो उसकी वजह से इसकी जुताई ऑटोमेटिक होती रहती है।
ठीक है, जैसे ही पानी मिला इसको, ये पूरा गीला हो गया, चिपचिपा हो गया, और जैसे ही पानी इसका सूखता गया, मॉइस्चर इसका खत्म हुआ, वैसे ये पूरा कड़ा हो गया, ठीक है, और दरारें पड़ गई इसके। तो ये ऑटोमेटिक जुताई इसमें रेगुलर चल रही है। तत्व इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो तत्व लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, चूने की अधिकता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। क्या क्या? लोहा, एल्युमिनियम, पोटास और चूना, ठीक है। लेकिन कमी क्या है? फिर एनपीके। आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है, इंडिया के अधिकतर जमीन में एनपीके की कमी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है और जैविक तत्वों की कमी है, ठीक है। मृदा क्या है? उपजाऊ है। जलोढ़ तो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन ये काफी उपजाऊ मृदा में गिनती होती है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जैसे ही हम काली मिट्टी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक महाराष्ट्र का इलाका आ जाता है, गुजरात का इलाका आ जाता है, आंध्र प्रदेश, वो जो तेलंगाना का इलाका है, जो प्लेट्यू पठारी इलाके हैं सारे के सारे वो आ जाते हैं, ठीक है। जल धारण क्षमता इसकी कम है, थोड़ा सा पानी मिलेगा पूरा गीला चिपचिपा हो जाएगा, और थोड़ा सा वो हो गया सूख जाएगा, ठीक है। तो इसकी जल धारण जो क्षमता है वो काफी कम है, और कपास की कृषि के लिए ये उत्तम है। आप जानते हैं काली मिट्टी कपास की मिट्टी है, तो बेसिक क्वेश्चन जो है ये भी बनता है, ठीक है। कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी? वहां काली नहीं देके रेगूर मिट्टी कर देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि के लिए भी अनुकूल होता है, ठीक है। अब लाल और पीली मृदाएं, ठीक है, रेड येलो सॉइल। तो ये क्या है? ये जो इनका निर्माण हुआ है ये प्राचीन आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, ठीक है। इनका जो कलर है लाल और पीला वो क्यों होता है भाई? ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, जो सदियों से पूछे जा रहे हैं और सदियों तक पूछे जाएंगे, ये आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो लाल पीली मृदा में लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जलायोजन की वजह से होता है, ठीक है। तो लोहा का जो ऑक्सीकरण होता है उसकी वजह से जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट होंगे, साइंस वाले स्टूडेंट वो बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, और बाकी जो आर्ट्स वाले हैं जिन्होंने मतलब केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी है वो सिंपली समझ लें कि लोहा का ऑक्सीकरण हो रहा है, FeO का, तो उसी की वजह से ये क्या कहते हैं इसका कलर आ रहा है, ठीक है। लोहे के प्रजेंस की वजह से इसका कलर ऐसा है, ठीक है। तो जो भी मिट्टी हम बता रहे हैं वो जो पहाड़ी मिट्टी होगी कम उपजाऊ होगी, और जो जमीनी मिट्टी होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा उपजाऊ होगी। ये लाल में भी हो जाएगा, लेटराइट में भी हो जाएगा, ये हर मिट्टी में इन जनरल हो जाएगा, ठीक है। ये अपलक्षित लीचिंग वाली मृदा है, ठीक है। इसमें तत्व क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी, एनपीके, ठीक है, MDH, NPK। तो आप रट लें NPK, ठीक है। NPK ज्ञान की बात है मिट्टी के सब्जेक्ट में। क्षेत्र झारखंड के पठार, पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। उड़ीसा में बहुत बड़ी मात और भी है, उड़ीसा में भी पाया जाता है। आप उड़ीसा जाओगे या क्या कहते हैं झारखंड जाओगे, या ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है इन इलाकों में जाओगे, तमिलनाडु के जो पठार ये है क्षेत्र है, कर्नाटक का जो इलाका है, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र जो इधर छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो जाएगा, तो वो उन सारे इलाकों में भी हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी हो गया, मध्य प्रदेश भी बड़ा हिस्सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी का अधिकांश भाग हो जाएगा, और उड़ीसा का पूरा भाग मान लीजिए डेल्टा छोड़ के, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है ये जरूर से जाने, झांसी में, ललितपुर में, मिर्जापुर में, बांदा में, तो वो जो इलाका है वहां पे आपको ये मिट्टी पाई जाती है। चूने की कमी के कारण आंशिक रूप से ये अम्लीय भी होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि लाल मिट्टी अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, तो आपको क्या बोलना है? चूना की कमी होता है इसमें, इसलिए ये अम्लीय हो जाता है, ठीक है। पोषक तत्व इसमें कम होते हैं, जिसकी वजह से ये कम उपजाऊ होता है, ठीक है। मतलब जलोढ़ तो ज्यादा उपजाऊ था ही, दूसरे नंबर पर ठीक ठाक बढ़िया उपजाऊ था काली मिट्टी, लेकिन ये कम उपजाऊ हो गया। इससे भी कम उपजाऊ अभी और मिलेंगे, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका कर्नाटक में है। कर्नाटक का कहीं भी आपने फोटो देखा होगा तो इन जनरल आपको लाल सी मिट्टी दिखता होगा। क्रिकेट भी खेलते हैं वहां पे तो देखोगे आप लाल मिट्टी टाइप की होती है, कंकरीली थोड़े थोड़े होंगे वो, ठीक है। दलहन, चावल,
मोटे अनाज की कृषि। तो आपको सिंपली याद रखना है कि इन हिस्सों में कौन से फसल होते हैं, वही यहाँ पे होते होंगे। तो चावल आपको साउथ में और उन हिस्सों में ज़्यादा होता है, तो उसकी फसल होती है। ठीक है। अब आजकल इसमें रबर और कहवा का बगानों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेटराइट मृदा है, लेटराइट, ठीक है, लेटराइट, लेफ्ट एंड राइट लेटराइट। ओके, तो ठीक है, लाल मृदा का ही एक विशिष्ट प्रकार है ये, है ना। लेकिन ये मानसूनी जलवायु है उसकी वजह से होता है, ये ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रेन वाले जो इलाके हैं वहाँ पे होता है। और इसका कलर ईंट वाला लाल हो जाता है, ये और ज़्यादा लाल हो गया, एकदम ईंट के जैसा लाल हो गया। ठीक है। अधिक वर्षा के कारण होता क्या है, अधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टानों पर लीचिंग की जो क्रिया है वो और ज़्यादा हो जाती है वहाँ की तुलना में। ठीक है। उसकी वजह से लेटराइट मिट्टी का ये होता है। ये लीचिंग ज़्यादा हो गई इसमें, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अपलक्षित और ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से क्या है, इसकी उपजाऊ क्षमता और कम हो गई, है ना। तो मौसम जो है कठोर और गीला होने पर, मतलब शुष्क मौसम में कठोर हो जाएगा और थोड़ा भी गीला हुआ तो ये नरम हो जाएगा। ये इसकी मतलब ये उसी का अगला रूप मान सकते हो। किसका, आपका जो काली मिट्टी था। तत्व क्या है, एनपीके, एनपीके चूना, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ह्यूमस की कमी। इसमें चूना की भी कमी है, चूना यूनिक है, बाकी नाइट्रोजन, पोटेशियम और ह्यूमस की तो कमी इन जनरल सब जगह है। चूने की कमी के कारण यह मृदा भी अम्लीय होगा। तो मोटी मोटी जो आपने काली लाल मिट्टी के बारे में पढ़ा वही सारी चीजें आप देख रही हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हो। ठीक है। लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होगी। ठीक है। लोहा के उसमें भी अधिकता थी क्योंकि वो तो लोहा की वजह से ही उसका कलर लाल था, तो अधिकतर उसी की पॉइंट है। तो एक लाल मिट्टी का ही विशिष्ट प्रकार है, तो सारे फैक्टर उसके हो जाएंगे। इसकी क्या कहते हैं, इसमें लीचिंग ज़्यादा हो रहा है, अपलिक्षित ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी उर्वर क्षमता जो है और ज़्यादा कम है। ठीक है। मोटे अनाज, दलहन और काजू की कृषि होगी यहाँ पे। ठीक है। यह मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर, घाटों पर। ठीक है। तो वो जो लाल मिट्टी वाला इलाका होगा उसी का जो थोड़ा पहाड़ी इलाका हो जाएगा। ठीक है। राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगी झारखंड में, झारखंड और बंगाल के आसपास। तो यहाँ पे वो जो लाल मिट्टी पाई जाती थी वही यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा। केरल हो गया, कर्नाटक के कुछ हिस्से हो गए, असम का भी थोड़ा सा हो जाएगा, मेघालय के पठार, ये सब हो गए। ठीक है। अब डेजर्ट सॉइल, नाम सुन के आपको क्या लगता है, ये मिट्टी मेरी माँ है, हाँ, सुनील शेट्टी आके डायलॉग को मार देगा। अरे ठीक। तो डेजर्ट में जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में, वो बालू के अंदर घुसा पड़ा रहता है, तो वैसे ही टाइप की कुछ मिट्टी होती है वहां पे। ठीक है। उपजाऊ कम नहीं है, वो उपजाऊ कम नहीं है, उसको पानी कम मिला है, ये दिक्कत है। ठीक है। पानी आप दे दो अच्छी खासी खेती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें बाड़मेर है। आप कभी बाड़मेर जाओगे, बाड़मेर में पहले बिल्कुल कृषि नहीं होती थी। आज जीरे की इतनी खेती, जीरा जो आप खाते हो ना खाने में डाल के भून कर, और जैसे भी मिला के सब्जी बनाते हैं या जो भी करते हैं उसका, तो उसकी बहुत ज्यादा कृषि होती है बाड़मेर में। क्यों होती है, क्योंकि वहां पानी निकल गया। जो भूकंप आया था आज से, वो 2000 में जो भूकंप आया था गुजरात में, जो उसने बड़े लेवल पे तबाही मचाई थी, याद होगा आप लोगों को, भुज वाला भूकंप। तो उसकी वजह से एक फायदा क्या हुआ, पानी का पता नहीं कौन सा जमीन के अंदर का हिस्सा था, वो घूम कर बाड़मेर की तरफ वो बीच में आ गया। तो अब वहां पे बोरिंग करवाते हैं तो वहां पे पानी मिल जाता है। ठीक है। तो सरकार ने लोन स्कीम निकाल रखी है, बड़े बड़े वहाँ किसान किसी, क्योंकि खेत बहुत है वहाँ, आपको 50 एकड़ आम रूप से खेती मिल जाती है। ये स्थिति है। आबादी कम है, रेगिस्तान का इलाका है और खेत बड़े बड़े हैं, तो लोग उसमें बाड़ा लगा के, क्योंकि वहाँ नीलगाय और हिरण बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, वो आएंगे और आपका पूरा फसल बर्बाद कर देंगे। तो लोग कांटे तो बहुत होते हैं, कांटे काट के उसका पूरा बाड़ा बनाते हैं और उसके अंदर बोरिंग से जीरे की खेती करते हैं, और भी ये बाजरे की खेती करते हैं, इस तरह की खेती करते हैं। तो वो उपजाऊ है, उनको पानी नहीं है। जैसे ही पानी मिला बाड़मेर में, वहां खेती अच्छी होने लगी, ठीक ठाक होने लगी, अच्छी फसल उपजाते हैं वो। ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी। मोटे अनाजों की खेती होती है इसमें ज्यादातर, क्योंकि मोटे अनाजों की इसलिए खेती होती है क्योंकि पानी इसमें थोड़ा कम लगता है, तो इसकी वजह से मोटे अनाजों की होती है। गंगानगर में देख लो, चावल और गन्ने की भी खेती होने लगी। क्यों, गंगानगर में इंदिरा गांधी कैनाल पहुंच गया, कैनाल जब पहुंच गया तो पानी की मात्रा मिल गई, पानी मिल गई तो उपजाऊ था ही जमीन, इन्होंने ये सब करने लग गया। बाकी जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान वाला, पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी गुजरात, ठीक है,
तो वो जो पश्चिमी भारत का मैप देखोगे, राजस्थान बेसिकली हो गया, राजस्थान का स्पेशली पश्चिमी हिस्सा, उसके ऊपर में पंजाब टच करता है तो पंजाब का हिस्सा, उसके ऊपर में हरियाणा टच करता है एक साइड से तो हरियाणा का हिस्सा, और उसके नीचे में गुजरात टच करता है तो गुजरात का हिस्सा। तो वो जो हिस्सा हो गया वो आपका आ गया, क्या कहते हैं, इस चीज का क्षेत्र बन गया। लवण मृदा है वो है सलाइन सॉइल, ठीक है। तो इसको रेह मृदा भी कहते हैं, ऊसर मृदा भी कहते हैं और कल्लर मृदा भी कहते हैं। और ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं, रेह, कल्लर, ऊसर, ये क्या हो गया, ठीक है। ऊसर नाम से ही आप सुन रहे हैं कि मतलब जो इसमें खेती नहीं हो सकती, जो बंजर है एक तरीके से, ठीक है। वो वैसे क्षेत्र में होता है जहाँ जल निकास की सुविधा नहीं होती है, मतलब पानी आएगा जाएगा नहीं, आएगा जाएगा नहीं, वहां पे इस तरह की चीजें ज्यादा होती है। तत्व क्या है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा अधिक होगी। ये जितने ये देख रहे हैं ना केमिस्ट्री वाले तो तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। जो जिन चीजों से नमक बनता है, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, तो इन सारी चीजों की वहां पे मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पानी निकासी नहीं हो रही है, पानी आ रहा है बार बार, पानी का इवोपरेशन हो रहा है, उसके मिनरल्स सूख रहे हैं, वो नमक का रूप ले रहे हैं, तो नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है, वहां पे नमक कम हो नहीं रहा है, पानी आ रहा है और पानी सूख रहा है। सूख कैसे रहा है, वो तो इवोपरेशन से ही सूखेगा, गर्मी आएगी और वो इवोपरेशन हो जाएगा उसका। लेकिन वहां पे उसकी वजह से क्या होगा, नमक वहां पे जमता जाएगा, मिनरल्स जमते जाएंगे, ठीक है, तो नमक की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। नारियल और तेल ताड़ की अच्छी कृषि होगी, नारियल ऑब्वियसली हो जाएगी, क्योंकि नारियल आप जानते हैं कि ये वैसे ही समुद्र किनारे और जहाँ लवणी जमीन है वहाँ पे ज़्यादा होती है। आपको अगर अपने घर में नारियल लगाना है तो आपको अलग से बार बार नमक डालना होता है ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अनुपजाऊ जमीन, नाम ही है ऊसर तो अनुपजाऊ ही होगा, ठीक है। तो रेह मृदा और कल्लर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। पीटमय मृदाएं, ठीक है, पीट और बायोटिक सॉइल्स, ठीक है। दलदली होने क्षेत्रों, मतलब ये नाम ही तो दलदली में ही होगा ना, ये है ना। तो दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने के निर्माण होता है, बायोटिक है ना ये। तो उसमें जो जैविक पदार्थ हैं, मरे हुए पेड़ सर पर पचके हो गए, दलदल में जानवर फंस के हो गए, तो वो जो उसकी उनकी मात्रा उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। मृदा काली होती है, भारी होती है और अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। क्षेत्र कहाँ है, केरल का आलप्पी, जो बड़ा घूमने का बहुत सुंदर जगह है। कभी मौका मिले तो गॉड्स ओन कंट्री में जरूर जाएं, मतलब आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह, समुद्र का किनारा, झीलें, और मतलब बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आई एम लकी इनफ टू गो, अधिकतर जगहों पे मैं भारत में घूम चुका हूँ, अच्छा है, मेरा किस्मत अच्छी थी और बीएसएफ ने भी बहुत मौका दिया घूमने का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा वही इलाका हो गया आपका, क्या कहते हैं, वहाँ पे पहाड़ के जस्ट नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, दलदल बनेंगे, तो इस तरह की चीज़ें होने की संभावना बनेगी। सुंदरबन डेल्टा फेमस दलदल है, ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। और जो भी निम्न डेल्टाई क्षेत्र हैं जहाँ दलदल बनते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी। इसको केरल में कारी कहा जाता है। ये जो स्पेशल वाले नाम आपको बताए जा रहे हैं इसको जरूर नोट करें, इसके नोट्स बनाएं। आप पढ़ रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं। फायदा तभी होगा जब आप नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं। ये जो पढ़ाया हुआ है ना मेरी ज्ञान की बातें, ठीक है, वो होंगे और टीचर जो बोलते होंगे मैंने बता दिया तुम्हारा रामबाण हो गया, अब तुमको किताब फेंक दो, सो जाओ, एग्जाम में बैठ जाना। नहीं, मैं नहीं मानता। आपने पढ़ा, इसको आपको या तो वीडियो बार बार देखना पड़ेगा या फिर आप नोट्स बना लो और उसको आज 10 मिनट 15 मिनट में रिवाइज कर लो। जितनी चीजें मैं 1 घंटे में बताऊंगा वो आपका खुद का नोट्स बनेगा। पहली बार में 2 घंटा लगेगा बनाने में, आपको पॉज कर करके वीडियो को आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपका नोट्स बन गया ना तो अगली बार से आपको टाइम नहीं लगेगा, फिर 10 मिनट में 15 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे, ये टॉपिक आपका हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो को खोल कर देखने के लिए एक बार हिम्मत करनी पड़ेगी दोबारा कि आज फिर चलते हैं सर की वीडियो देखने के लिए। लेकिन अपने नोट्स को पलटने के लिए ना आप लेटे बैठे कुछ भी कर रहे हो, कहीं हो, एक बार पन्ना पलट लेते, पूरा रिवाइज, सॉइल पूरा 10 मिनट में खत्म। पूरी ज्योग्राफी जो मैंने अभी तक पढ़ाई है आप 1-1.5 घंटे में क्लियर कर दोगे। नोट्स बनाओ, पॉज कर करके बनाओ। मैं अपना खुद का नुकसान करवाऊंगा, मैं तो बोलूंगा कि भाई आप वीडियो देखो, बार बार देखो, मेरा क्या, मेरा तो फायदा ही है। लेकिन आपके लिए ये अच्छा कम है, नोट्स बनाओ, ये मैं बता रहा हूं आपको। तत्व फॉस्फेट और पोटास की कमी होती है इसमें, ठीक है। और मैंग्रोव का विकास, आप देखते हैं मैंग्रोव उसी इलाके में होता है डेल्टाई क्षेत्र में, तो यहाँ पे होता है।
ठीक है। वन मृदाएं, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। वन मृदाएं मैंने जानबूझकर उसका इंग्लिश नहीं लिखा फॉरेस्ट सॉइल, क्योंकि मेरे ख्याल से वन का फॉरेस्ट हर कोई जानता होगा। इसको हिली सॉइल या पर्वतीय सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मृदा की परत पतली, ठीक है, पर्वत के ढाल पे है। ढाल पे इरोजन कितना ज्यादा होगा, अपरदन कितना ज्यादा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ही बारिश हो गई, मिट्टी का एक लेयर गया, फिर बारिश हुई, फिर मिट्टी का लेयर गया, तो वहां पे मिट्टी की जो मोटाई है वो उतनी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, तो बहुत पतला मिट्टी होता है, ठीक है। तो मिट्टी जो है अम्लीय भी होती है, ये भी। उसके बाद में तत्व में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी। तो जहां चूने की कमी हो रही है वहीं की मिट्टी अम्लीय हो रही है, आप देख रहे हो हर बार। केमिस्ट्री वाले को बताने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग इस चीज को ध्यान दे दो, ठीक है, कि जहां चूने की कमी हो रही है जिस मिट्टी में, वो अम्लीय है। तो ये दोनों चीज आप देख सकते हो, जो मिट्टी अम्लीय है वहां पे क्या होगी, चूने की कमी होगी, जहां पे चूने की कमी है वो मिट्टी क्या होगी, अम्लीय होगी, ठीक है। अब ढाल पे ये वन मृदा है ना, तो ढाल पे है, और ढाल पे होंगे तो उनका क्या फायदा होगा, यहाँ पे आप बागान में जो फसलें लगते हैं, ठीक है, जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं आप यहाँ पे बढ़िया उपजा सकते हैं, ठीक है। बागानी फसलों के लिए बेहतर हो जाएगा। चाय, कहवा, मसाले, फलों की कृषि इसमें बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। क्षेत्र क्या हो गया, जहां पहाड़ होंगे वहीं होंगे। वन है, फॉरेस्ट सॉइल ही इसका जिसका नाम है, पर्वतीय सॉइल, हिली सॉइल, तो वो कहाँ पे होगा, वन पे, पहाड़ों पे ही होगा। तो हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्र। मृदा अपरदन। अब हमने मृदा के प्रकार पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि मृदा का अपरदन, क्षरण कैसे हो रहा है, ठीक है। मृदा का अपरदन और क्षरण कैसे हो रहा है, तो प्रवाहित होते जल या पवन द्वारा, ठीक है। ऐसे ग्लेशियर के द्वारा भी होता है, लेकिन वो ज्यादा मतलब यूनिक केस है, वो इतना कॉमन नहीं है, इसलिए हम बेसिकली दो तरीके का अपरदन ज्यादा जानते हैं, एक तो जल के द्वारा और पवन के द्वारा, ठीक। तो वो जो ग्लेशियर वाला है, तो इंडिया में तो वो सब हिसाब कम ही है, नाम मात्र का है। तो हम उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे कि सॉइल इरोजन मतलब इरोजन कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल आप जल और पवन देखें, ठीक है। मृदा की ऊपरी परत का कटाव और क्षरण होता है। अब देखो, मृदा का अगर अपरदन ज्यादा हो रहा है ना, और मृदा का निर्माण कम हो रहा है, वो दोनों प्रोसेस चल रहा है ना लगातार, अपरदन भी हो रहा है, निर्माण भी हो रहा है, अपरदन भी हो रहा है, निर्माण भी हो रहा है, दोनों बराबर चला हुआ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा टूटते जाओ, ये होते जाए। जैसे पॉपुलेशन में होता है, बूढ़े लोग, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर नए बच्चों का जन्म होता है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, बराबर रहेगा। अगर नए बच्चे मतलब लोग आजकल जैसा कि होता है कि बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कम होने लगेगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, समस्या आ रही है। बूढ़े लोग तो एक समय के बाद में कितना भी फैसिलिटी दे दो, जान तो जाएगी, मृत्यु तो होगी, लेकिन नए बच्चे तो पैदा करना मतलब इंसान के हाथ में है बहुत हद तक। तो वो चीज अगर नहीं ध्यान रखा जा रहा है, वो बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन कम होने लगेगी। तो यही चीज सॉइल इरोजन में भी है, कितनी आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। मृदा का अपरदन हो रहा है, ठीक है, लेकिन निर्माण नहीं हो रहा, तो क्या होगा, मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा, मृदा की गुणवत्ता डाउन होने लगेगी, सॉइल का इरोजन हो जाएगा, ठीक है। जितना टूट रहा है उतना बन नहीं रहा, तो गुणवत्ता और उर्वरता में ह्रास आ जाएगा, ठीक है। मृदा अपरदन एक आपदा के रूप में आज के डेट में बन गया है, पहले नहीं था, पहले बहुत छोटी चीज थी, अपना नेचुरली जो नदी आके काट ले गई, कोई बात नहीं, दूसरी जगह बन जाएगी, ये सब चलता रहता था। नेचर अपने आप में बैलेंस बना के रखता है, लेकिन मानव जो है इसने हर चीज में इतना अपनी तरफ से घुस गया है ऐसी तरीके से, और इस तरीके से वो नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी दोबारा भरपाई नहीं हो सकती। तो आज के डेट में ये क्या कहते हैं, आपदा के रूप में हमारे सामने आ गया है। मृदा अपरदन के क्या क्या प्रकार हैं, तो दो प्रकार बेसिकली है, लेयर इरोजन और एवलांचे इरोजन, ठीक है। अवनालिका इरोजन और परत इरोजन। परत इरोजन में क्या हुआ, ऊपरी जो लेयर है, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है, ऊपरी जो लेयर है वो हवा से पानी आया, थोड़ा सा वो बहा के लेके चला गया, हवा आया, वो लेयर उड़ाते चला गया, तेज हवा बहती रही, उड़ता चला गया, ठीक है। तो वो हो गया परत अपरदन। लेकिन अवनालिका अपरदन जो है, अवलांचे इरोजन जो है, वो क्या होता है, जब बहुत तेज गति से बहता हुआ पानी आ रहा है, वो क्या कर रहा है, मृदा को काट दे रहा है, नाली की तरह काट दे रहा है, ठीक है। आप लोग जैसे कि कोई भी चंबल क्षेत्र में गया होगा, या चंबल
क्षेत्र में तो गए होगे, तुम तो जरूर देखा होगा। जैसे आप वहां जाओगे तो देखोगे कि मिट्टी जो अलग अलग तरीके से कटी हुई है, पहाड़ की तरह ऊंचा हो रखा है कुछ हिस्सा, और उसके बगल में पूरा कटा हुआ है, फिर उसके ऊपर वो पहाड़ का हिस्सा हो गया। तो चंबल में जो डाकू होते थे उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उनको इस चीज का नेचुरल सुरक्षा मिला हुआ था कि इस पहाड़ के उस पार में, पहाड़ क्या मतलब 10 मीटर 20 मीटर इतना ऊंचा होगा, 5 मीटर इतना ही होगा, 2 मीटर इतना ऊंचा होगा, उसके पार में आपको कोई होगा, आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे कई लेयर कटे होंगे, मतलब हर 5 मीटर 10 मीटर 100 मीटर पे आपको 1-2 लेयर कटा होगा, और लोग मिल नहीं पाते, तो चंबल के डाकू को छिपने के लिए जगह मिल जाया करती थी उसमें, है ना, वो भाग जाते थे। ठीक है, कई मूवीज आपने देखी होंगी जो चंबल से रिलेटेड, उसमें आपने देखा होगा पान सिंह, देखा होगा पान सिंह तोमर, और भी इस तरह के कई मूवीज आई हैं, तो जो जिन्होंने भी देखा होगा उनको मतलब ये चीजें दिखी होंगी कि कैसी होती है वहां की टोपोग्राफी। उसमें क्या होता है, तेज बारिश आती है, वो सीधे एक लेयर काट के लेके चली जाती है, मिट्टी में भी ज्यादा जान नहीं है, पूरी की पूरी मिट्टी कट जाती है। ये नहीं कि ऊपर का लेयर कटे, ऊपर का लेयर कटे कोई बात नहीं, वो पूरा नीचे की तरफ कट जाता है। ठीक है, तो इसको एवलांची इरोजन या अवनालिका अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन के क्या कहते हैं, कॉजेज क्या क्या है, कारण क्या क्या है, बहुत सारे कारण है, बहुत सारी चीजें आप जानती होंगे, और बहुत चीजें मैं आपको बताता हूँ। जनसंख्या बढ़ने से भूमि की मांग, तो इसकी वजह से ये तो मनुष्य तो हर जगह घुसा हुआ है, आपको पता ही है, प्राकृतिक चीजों को कितनी बुरे तरीके से बर्बाद किया गया है। ठीक है, ढाल के समानांतर जुताई। ठीक है, ढाल पे आप जुताई कर रहे हो, ऐसे है पहाड़ है ऐसे, तो इस पे अगर जुताई हो रही है तो वो क्या होगा, वो नीचे झरझर के मिट्टी नीचे जाती जाएगी, कहाँ जाएगी, वो नीचे जो झरना होगा, वैली होगी, ये क्या कहते हैं नदी होगी, जो भी चीज होगा नीचे, वो कट कट के उसमें चला जाएगा, वो नीचे खत्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से इरोजन होगा। ठीक है, झूम कृषि, ये भी मानव जनित है। इसमें क्या होता है, मानव एक जगह खेती करता है, खेती किया, फसल हुई, साल 2 साल बाद वहां पे मिट्टी की उर्वरता कम होगी, क्योंकि खाद तो डालना नहीं है वहां पे, किसी प्रकार की कोई मेहनत तो कर नहीं रहे। जब वो खत्म हो गया, मतलब पेड़ काटे, खेती की, फिर वहां पे छोड़ के हम दूसरी जगह चले गए, तो पेड़ लगा हुआ था, उसने मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ था, है ना। अब खेती कर दी, अब पेड़ तो उगने में टाइम लगेगा, वो तो 2 दिन की बात है नहीं कि साल 2 साल में उग जाएगा, और वहां पे खेती भी कर दी हमने, छोड़ दिया, वो खाली जगह, वहां पे इरोजन होता रहेगा। ठीक है, अपवाह में परिवर्तन, नदी पहले इधर से गुजर रही थी, है ना, अब कल को इसने रास्ता बदल के ऐसे गुजरना चालू किया। ये जो पूरा रास्ता है, पूरा रास्ता, इसमें जब परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पे जो भी मिट्टी आएगी उसको काटेगा ना नदी, तो इसमें बड़ा इरोजन होगा। इसमें तो फिक्स रूट था उसका, जितना इरोजन करना था वो कर चुका, और थोड़ा बहुत करता रहता था, कम होता था। यहाँ पे अब ज्यादा इरोजन होगा, है ना, तो अपवाह में परिवर्तन है, उसकी वजह से भी। निर्वनीकरण, वन कम होना, डिफोरेस्टेशन, वन की संख्या कम होना। जंगल होंगे, वो क्या करेंगे, मिट्टी को बांध के रखेंगे, उनकी जड़ें बहुत मजबूती से पकड़ के रखती हैं, नहीं होगा तो इसका नुकसान ज्यादा होगा। इसका एक सुनामी में जैसे कि बोला गया उड़ीसा में कि नारियल के पेड़ लगाओ, नारियल के पेड़ लगाओ, क्या होता था, उन्होंने सुनामी में हवाओं को बहुत तेजी से भी रोक के रखा, पेड़ नारियल के जल्दी गिरते भी नहीं थे, बड़े पेड़ जल्दी गिर जाते थे, नारियल के पेड़ जल्दी नहीं गिरते थे, ऊपर से उन्होंने मिट्टी को भी पकड़ के रखा। ठीक है, तो सुनामी और वो जो आंधियां तूफान आती हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आप देखोगे कि बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ये हैं जहाँ पे नारियल की खेती प्लांट वे में की जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नारियल उपजाने के लिए, उसको सरकार की तरफ से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक वनीकरण करने की कोशिश हो जा रही है। आप अपनी जगह जमीन पे नारियल लगाओ, हम सरकार की तरफ से भी कुछ सहायता प्रदान करेंगे, तो वो वन हुआ ना, वो मिट्टी का इरोजन और भी जो नुकसान है, तेज हवाओं को रोकना, इस तरह की चीजें वहां पे होंगी। खनन कर रहे हैं, मिनरल निकाल रहे हैं, तो जो भी चीजें निकाल रहे हैं, गड्ढा करके निकालते चले जा रहे हैं, तो वो तो होगा ही। ठीक है, फिर सागरीय तरंगे, सागर का जो तरंग है ना, तो वो आता है रेगुलर, कॉन्स्टेंटली आता रहता है, वो वेव जो है, सी वेव्स, तो वो काट के लहरें जो है वो काट के लेके जाता ही रहेगा। अत्यधिक पशुचारण, पशु आएगा, वो घास वास जितनी चीजें, सारी चीजें खा जाएगा, तो ऊपरी जो लेयर है, जो जड़ थी घास की और चीजों की, जो मिट्टी को बांध के रख रही थी, वो खुल जाएगी। जो वो खुल जाएगी तो हवा से भी वो बह जाएगा। ठीक है, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, हम बहुत ही अनसाइंटिफिक वे में कृषि करते हैं, पता नहीं जो नहीं है, जबरदस्ती पानी डाले जा रहे हैं, पानी अपने साथ में वो मिट्टी काट के उड़ा के ले गया, टॉप लेयर को उड़ा के ले जा रहा है, इस तरह की जो चीजें हो जाती हैं। मूसलाधार वर्षा, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो वो भी क्या करेगा, ऊपरी लेयर को बहा के लेके चला जाएगा। मृदा एवं जल संरक्षण के प्रति उदासीनता,
ठीक है, उसके जो संरक्षण के लिए हमें करना चाहिए वो चीज़ें हम कर नहीं रहे। नदी किनारे पेड़ लगाने चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो हम उल्टे पेड़ काट रहे हैं घर बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, तो संरक्षण के प्रति हमारी उदासीनता है। तीव्र पवन में वृद्धि, जिस समय तीव्र पवन ज़्यादा होगा उस समय इरोजन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मृदा से जुड़े कुछ तथ्य, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में देता हूं कि बेसिक में आपको 2-4 तथ्य रहते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल शब्द की इतना हमने मृदा मृदा सॉइल सॉइल कर लिया। सॉइल की उत्पत्ति किससे हुई है? सॉइल की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सोलम से। ठीक है, सोलम से क्या बना? सॉइल। ठीक है, सॉइल बन गया और जिसका अर्थ है फर्श। सोलम का मतलब होता है फर्श, तो उन्होंने फर्श से मीनिंग आया ना, तो फर्श से उन्होंने मिट्टी बना दिया और धीरे धीरे मिट्टी के रूप में हो गया। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। हिंदी में तो बड़ा आसान वर्ड है, लेकिन आपको ये वर्ड नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको दे देगा पेडोलॉजी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेडोलॉजी लिख के दे देगा। तो पेडोलॉजी जहां पे आया उसका मतलब है क्या हो रहा है? मिट्टी का अध्ययन हो रहा है। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। कब हुआ था? 1953 में। किसका? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ है। मृदा को जीवित तंत्र की उपमा दी गई है, मृदा और पानी को भी, लेकिन मिट्टी को तो ज्यादा ही, कि जीवित तंत्र की ये एक लिविंग सिस्टम है ना, क्योंकि इसी से जीवन मिल रहा है, इसी से लोगों को जीवन मिल रहा है, इसी में, और इसमें कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, इसमें सब कुछ रहता भी है, वहीं से अवशोषित भी होते हैं, वहीं से वो प्लांट को क्या कहते हैं सारे पोषण देते हैं, और उसके थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट है जीवन का पूरी धरती पे वो चल रहा है, इसलिए इसको भी जीवित सिस्टम माना गया है। पानी को भी बहुत हद तक मानते हैं। ठीक है, साधारण मृदा में पानी की मात्रा लगभग 25% होती है। साधारण मृदा में कितनी होती है? कोई फिक्स नहीं है, कोई किस तरह की मिट्टी है उस पर भी डिपेंड करेगा ना, लेटराइट मिट्टी क्या है, लेकिन एक आम मिट्टी है जो ना एकदम सूखी है ना गीली है, नॉर्मल है, तो उसमें 25% के आसपास एक रफ फिगर में मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो इस टॉपिक से आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा आपने जो पढ़ा उसका कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बसाल्ट लावा के अपक्षय से के कारण निर्मित हुई? अभी आपको बताया गया बसाल्ट लावा की वजह से क्या हुआ है? काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगूर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पठारी भागों में भारत में पाए जाते हैं। ये यूपी पीसीएस प्री का री एग्जाम 2015 का भी पेपर है, यूपी लोअर का 2015 का भी पेपर है, और रेगूर मिट्टी इन्होंने ऑप्शन दिया है। इन्होंने ऑप्शन में आपको काली मिट्टी नहीं दिया, तो आपको रेगूर याद रखना है। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है ना। तो लेटराइट मिट्टी किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। लेटराइट लाल रंग की होती है, सही है। ठीक है, आपने देखा लाल मिट्टी का ही तो नया मतलब अलग तरीके का रूप है ना। ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होते हैं? नहीं, एनपीके की ही तो कमी है, यही तो इनकी कमी है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है? नहीं, ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा हुए हैं, और उस पहाड़ी इलाकों में हुए जहाँ लाल मिट्टी ज्यादा है और बारिश यहाँ पे ज्यादा है ना, इसलिए इनको मानसून मतलब उसका भी इम्पैक्ट है ना, ट्रॉपिकल रेन के इलाके में ज्यादा हुए हैं। तो ये दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, पहला सही है। इस मिट्टियों में टेपिकोया, योका और काजू की अच्छी उपज होती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वजह से आंसर क्या हो गया? C 1 और 4। ये IS प्री का क्वेश्चन है 2013 का। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सही है? चुनिए। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के 14%, 14 है कि 40 है? 40 है, गलत हो गया। ठीक है, पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये तो पाया जाता है भाई, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। यह मिट्टी रे, थूर, चौपन आदि जैसे नाम हो। अरे यार कहाँ फंसा रहे हो गलत सलत बोल के। ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, क्या बात कर दिया भाई। ऐसी भी बोलने की बात है? जिससे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? तो बी आंसर हो गया। ये 2020 का प्री का क्वेश्चन है। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है? ठीक है, मृदा अपरदन की जहां बात आ जाए आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? चंबल। ठीक है, अब देखते हैं चंबल ऑप्शन में है नहीं, अगर होगा तो वो हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे। मालवा पठार,
मालवा पठार में आज सच वैसा कोई इशू है नहीं, वो नॉर्मल है। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, बिल्कुल यहाँ भी है, क्योंकि जहाँ पे वो क्या हो रहा है, पहाड़ी इलाके से जैसे ही नीचे आए तो वहाँ पे तो इरोजन होगा ना, वहाँ पे पानी आ रही है बहुत तेज धारा में। शिवालिक पहाड़िया के जस्ट नीचे का क्षेत्र है तो पानी बहुत तेज धारा में आ रही है, तो वो जब आएंगे तो वो अपने साथ में लाएंगे। दंडकारण्य में वैसा कोई इशू नहीं है। मेघालय के पठार में भी थोड़ा बहुत इशू है, ठीक है, बारिश ज्यादा होती है, लेकिन उससे ज्यादा ये कॉमन जो है शिवालिक पहाड़ियों का क्षेत्र हो गया, ठीक है। चंबल होता तो वो अलग से हो जाता। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है, ठीक है। ऊसर मिट्टी, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। नहीं भैया, ये तो पहले से ही इसमें ज्यादा है ना, तो ये कैसे सुधारेंगे इसको, गलत बात क्यों बताते हो हमें। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है, बिल्कुल। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, सही है, धान की फसल तो उगाई लेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही हो गया, सही है, ठीक है, क्लियर है। ये यूपी बीईओ का 2019 का प्रश्न है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते समय आप देखेंगे कि कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के रंग का प्रमुख कारण क्या है भैया, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड। ये आईएएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। लेटराइट मिट्टियों का प्रधान नियम, लेटराइट मिट्टी कहाँ पे ज्यादा मात्रा में है, तो मालाबार में तो है भैया, कोरोमंडल में कम है, मतलब बहुत कम है कोरोमंडल साइड में, ठीक है। कोरोमंडल पश्चिमी घाट हो गया ना, पूर्वी घाट। बुंदेलखंड में तो नहीं है, बघेलखंड में भी नहीं है, तो ये क्लियर सा क्वेश्चन है, मालाबार तट पे। बस, तो आपको आज ये ज्ञान दे दिया गया है। इंडियन हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म के कगार पे है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री आपका लगभग खत्म होने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी, और कुछ टॉपिक जो बच जाएंगे, एक आध टॉपिक मिसलेनियस वाला हम लेंगे, उसके बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैप की तरफ जाएंगे। ओके बाय।